आज विकास और स्वाति का परिवार मंदिर में मिलने वाला था। एक तरफ सिंपल सी सूट पहनकर स्वाति तैयार थी और दूसरी तरफ विकास टी शर्ट और जींस में आया था। 32 का हो गया है, बाल सारे सफेद पड़े हुए हैं, इतनी टेंशन लेता है। रात को 8 बजे तो लड़की वालों को फोन आया। जैसे ही फोन आया भाई मैंने तो सोच लिया इसी बार मिलकर रिश्ता पक्का ही कर दूंगी। अब देर करने से फायदा थोड़ी ना है। सुबह निकलना था तो मैंने तो रात में इसके बालों में मेहंदी लगा दी। फिर फ्रूट से घर पर बनाया हुआ फेस पैक विकास के, इसके पापा के और अपने चेहरे पर लगाया। अब ऐसे ही उठकर तो नहीं जा सकते थे ना, पर दीदी आपका भतीजा ये कुछ करवाने कोई तैयार नहीं था। अब आप ही बताओ मौसी कि ज्यादा सुंदर बनकर जाने से क्या ही हो जाएगा। रियलिटी में मैं घर पर हाफ पैंट और बनियान में रहता हूँ। शादी के बाद जब बीवी आएगी उसके बाद तो उसे मेरा असली रूप ही देखना पड़ेगा ना। मेरे सफेद बाल ही दिखने हैं उसे, तो मैं जैसा हूँ मुझे वैसे ही कोई एक्सेप्ट करे तभी चलेगा। मैं बन सवर कर नहीं चल सकता। बात सुन लो इसकी, देर से उठेगा, दिन भर बाहर के चाट मसाले खाएगा तो यही होगा। इसी कारण तेरा रिश्ता नहीं हो रहा। जहाँ जाता है ट्रैक पैंट में चला जाता है। ये जींस भी इसकी माँ ने जिद करके पहनाई है। सुंदर सी शर्ट निकाल कर रखी थी इसके भाई ने, पर यह तो टी शर्ट पहनकर खड़ा हो गया। वहां लड़की सामने से साड़ी पहनकर आएगी और ये ऐसे। अगर भगवान ने चाहा और आज ही रोका हो गया तो फोटो कितनी अजीब दिखेगी बताओ। अरे यार पापा, अभी तो देखने जा रहे हैं लड़की को। लड़की समझ में आएगी नहीं आएगी, उससे परिवार को हमारा परिवार समझ में आएगा नहीं आएगा, लंबा प्रोसीजर है पापा। विकास का परिवार मंदिर के पीछे वाले लॉन में पहुंचता है, जहां लड़की के मामा जी उन्हें रिसीव करते हैं। इसी मंदिर में मेरी पत्नी और मेरा रिश्ता भी हुआ था। जीजा जी भी यहीं दीदी को देखने आए थे, इसलिए हमने सोचा आप लोगों को यहीं बुला ले। भगवान ने चाहा तो विकास जी और स्वाति की जोड़ी भी यहीं बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, अच्छी बात है। मंदिर से अच्छी जगह क्या ही हो सकती है। कमरा तो होगा ना कि यहीं खड़े खड़े बात करनी होगी। वो क्या है ना, बड़ी बहू के वक्त बड़ी अच्छी तरह खातिरदारी की गई थी हमारी, तो छोटे के वक्त कुछ तो उम्मीदें होगी। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी दीदी। ये बड़े बड़े कमरे हैं, बिल्कुल हवादार। आप लोगों के लिए तो एसी वाला कमरा कराया हमने। आइए आइए आइए। विकास अपने पापा, मम्मी, मौसी और बड़े भाई के साथ मंदिर के पीछे के धर्मशाला के कमरे में पहुंचता है। टेबल पर नाश्ता पहले से ही तैयार था। समोसे जरा छोटे नहीं लग रहे विद्या? चार नमकीन तो गिनकर रखा है इन्होंने, और एक मीठा, उसमें भी पैसे बचा लिए। बताओ, पहले से नाश्ता कौन परोस कर रखता है? रात काट रहे ये लोग तो। जी आप लोग ये नाश्ता हटा लीजिए, हमें नाश्ते से क्या है, हम तो यहाँ लड़की देखने आए हैं। कहाँ है स्वाति? ये क्या कह रही हैं आप भाभी जी? मेहमान बेटी को देखने आए हैं तो खातिर तो करेंगे ना हम। ये तो ऊपर ऊपर की खातिरदारी होगी ना बहन जी। जब खातिरदारी करने की इच्छा नहीं है तो फिर क्या फायदा। मेहमान के आने के पहले ही आपने समोसे कचौड़ियां सजा दी। ये नाश्ते तो सब गरम गरम अच्छे लगते हैं ना। भाभी जी आप गलत समझ रही हैं। जब मेरे साले के साथ आप सब ऊपर चढ़ रहे थे तो मैंने देख लिया था। बस अब ये भी रखा है नाश्ता, नहीं तो आप कहती है तो हटवाकर फिर से गरम नाश्ता लगवा देते। साले साहब सब हटाइए यहाँ से। हाँ हाँ जी, आप लोग तब तक शरबत लीजिए, जरा एसी में ठंडी हो जाइए। दोनों परिवारों में बातें हो रही थी। परिवार की बातें, लड़की की पढ़ाई, लड़के का रहन सहन, सब कुछ। इतना सीधा तो संसार में कोई है नहीं। घर में तो आए थे आप लोग, घर हमारा देख ही चुके हैं, और विकास के बारे में भी आपने इसके दफ्तर से पता कर ही लिया होगा। सरकारी ऑफिसर है हमारा बेटा, पैसे की कोई कमी नहीं है। मेरे पिताजी भी सरकारी अफसर थे। हर चीज की फैसिलिटी दे रखी है सरकार ने। जो भी बच्ची हमारे घर आएगी वो तो राज करेगी। 2 रिश्ते और पहले से आ रखे हैं, उन लोगों से भी बात चल रही है। अब भगवान ने जहाँ सोच रखा है रिश्ता तो वहीं होगा। जी आप हमें 1 मिनट दीजिए। मनीषा पवन का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर ले जाती है। जांच पड़ताल तो कर चुके हैं आप, इतना तो मेरे पिताजी ने भी आपके वक्त में नहीं किया था। घर बार अच्छा है, लड़की की सरकारी नौकरी है, देखा सुना परिवार है। अब जिंदगी भर क्या कुंवारा रखना है उसे? आपकी गिगली कोई 21 साल की नहीं है, 31 साल की है। आप अंदर कमरे में जाइए, उन लोगों को किसी चीज की कमी ना हो उसका ध्यान रखिए। मैं जाकर लेकर आती हूँ स्वाति को। सिंपल सा सूट पहने स्वाति कमरे के अंदर आती है। ये लो मम्मी, तुम मुझे लिपा पोती करने को कह रही थी, यहाँ तो लड़की ही सूट में आई है। अभी मैंने जरा ज्यादा ही सूट बूट पहन लिया होता तो कितना ऑकवर्ड हो जाता बताओ। हाँ हाँ ठीक है भाई। अच्छा बेचारी ने ज्यादा तैयारी नहीं की है, वरना इसे मना करने में मुझे भी बुरा लगता। हाँ तो बताओ, कहाँ तक पढ़ी लिखी हो तुम? वैसे तो तुम्हारे पापा मम्मी ने सब बताया हमें, पर हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। जी मैंने ग्रेजुएशन किया है आंटी, उसके बाद 1 साल जॉब किया,
फिर पापा मेरे लिए रिश्ते देखने लगे तो मैंने जॉब छोड़ दी और मम्मी के साथ घर के कामों में हाथ बटाने लग गई। स्वाति बेटा, तुम्हें विकास जी से कुछ पूछना है तो पूछ लो बेटा। स्वाति नाम में इशारा करती है। आपको कुछ नहीं पूछना? ऐसे कैसे? जीवन भर का साथ होने वाला है, कोई सवाल नहीं। मेरे मन में तो कई सवाल है। मम्मी, मैं स्वाति जी से अलग जाकर बात कर लूं क्या? ये सुनते ही विद्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो विकास का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, पिछले हर रिश्ते में लड़की को अलग ले जाकर उसके साथ पता नहीं क्या बातें की तूने कि होते होते रिश्ता कट गया। अब तू लड़की से बात नहीं करेगा। मैंने देख ली, लड़की सीधी सादी है, हमारा घर संभालेगी। मैं रिश्ता पक्का कर रही हूँ। और बस इसी बात पर विकास और स्वाति का रिश्ता पक्का हो जाता है। विद्या स्वाति का नेक कर देती है। मनीषा भी विकास के हाथ में एक लिफाफा रख देती है। इसके अलावा 5 तरह के फलों की टोकरी के साथ लड़के के परिवार को विदा कर दिया जाता है। अरे चंपा, खुशखबरी है, विकास का नेक करके आई हूँ मैं। मुझे तो सुबह ही आभास हो गया था कुछ अच्छा होने वाला है, पर जाते हुए रोक टोक नहीं कर सकती थी ना। तो कितने मिले नेक में? 5100 कि 51,000? बोल विकास, शर्मा मत। मैंने लिफाफा खोलकर चेक नहीं किया आंटी जी। 51,000 तो नहीं, पर 11,000 जरूर होंगे। खोलकर देख लेना विकास। विकास लिफाफा खोलता है और उसके अंदर मात्र 1100 रुपये देखकर विद्या का तो दिमाग ही घूम जाता है। ठीक से लिफाफा तो रखा था ना तूने? पैसे गिर तो नहीं गए? अरे क्या भाभी, 11,000 होते तो लिफाफा मोटा नहीं लगता क्या? पकड़ने में ही अंदाजा लग जाता है। ऊपर से लिफाफे की हालत देखिए। हाय माँ, लगता है किसी और की शादी का लिफाफा जमा करके रखा था, जो यहाँ होने वाले दामाद के हाथ में थमा दिया। अभी ही ये हाल है तो पता नहीं शादी में क्या होगा, कहीं रसगुल्ले खिलाकर ना भेज दे। विद्या दरवाजे पर लगा ताला खोलती है, अपनी चप्पल उतारती है और सोफे पर बैठकर अपनी नई नई बनी समधन को फोन मिला देती है। बोलना तो नहीं चाहिए बहन जी, पर आपको खुद की बुद्धि तो होनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्गों के नाम के लिफाफे होते हैं, कुल देवता के लिफाफे होते हैं, पितरों के। कैसे भूल गई आप? बिना उनके नाम का लिफाफा निकाले कोई शुभ काम थोड़ी ना होता है हमारे में। हाँ, ये तो बड़ी भूल हो गई। हे भगवान, बहुत बड़ी भूल। और होने वाले दामाद को कोई इस तरह लिफाफा देता है क्या, जैसे कोई काम खत्म किया हो? 1100 इतना कम कौन देता है? वो भी सिर्फ आपने पकड़ा दिया। न पवन भाई साहब ने लिफाफा दिया, न आपके भाई ने। अरे होने वाले दामाद से जो भी बड़ा होता है सब उसे लिफाफा देते हैं। ये इज्जत बख्शी मेरे बेटे को आप लोगों ने। यहाँ हर तीसरा आदमी यही पूछ रहा है, कम से कम 50,000 का लिफाफा मिला कि नहीं? अरे भाई, हमने तो मुंह खोलकर कुछ मांगा भी नहीं। सरकारी नौकरी है हमारे बेटे की, लोग यहाँ लाइन में लगे हुए हैं, और आप है कि आपको कदर ही नहीं है। माफ कीजिएगा समधन जी, मेरी शादी को खुद इतने साल हो गए, उसके बाद ये घर की पहली शादी है। ये सारे नियम ना दिमाग से निकल गए। इतनी हड़बड़ी में सब कुछ हुआ कि मैं किसी तरह की कोई तैयारी ही नहीं कर पाई। पंडित जी ने कहा कि आज का मुहूर्त अच्छा है, तो मैंने आप लोगों को बुलवा लिया। सही कह रही हैं आप, कहाँ ज्यादा तैयारी कर पाए हम। नहीं ना, इसी तरह थोड़ी ना आपको चार नमकीन खिलाकर भेज देते। एक काम कीजिए, एक बार फिर आप लोग वक्त लेकर आराम से हमारे यहाँ पधारिए। यही बैठकर सारी रस्मों की बातें भी हो जाएंगी, और इस बार ना आपकी सारी शिकायत मैं दूर कर दूंगी, ये मेरा वादा है। और ठीक 1 हफ्ते बाद मनीषा का परिवार फिर से स्वाति के शहर जाने को तैयार था। तभी दरवाजे से चंपा अंदर आती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं? 1 बजे आप लोग निकल रहे हैं, मतलब कि बहू को छुपा कर ही रखना है ना? मैं नजर लगा दूंगी क्या? अरे तू तो आशीर्वाद देगी, लड़के की चाची है तू। तस्वीर क्या दिखानी है, तू सामने देख लेना, साथ चल। वही तो कहने आई थी मैं, तुझे तो बुद्धि नहीं है, कहीं तेरा घाटा ना हो जाए। बेटे की माँ मुझे बड़ी चंट लग रही है। एक एक करके सभी के लिफाफे बता देना। अब जेठ को कम से कम 8-10 शर्ट पैंट के कपड़े, 2 सूट, 4-5 जूते, 1 घड़ी, 1 सोने की चेन, 2 अंगूठी, इतना तो देंगे वो लोग। अब जेठ को इतना कुछ जा रहा है तो क्या जेठानी को नहीं मिलेगा? जेठानी को भी लहंगा पड़ना चाहिए, फिर साथ में कान के सोने के झुमके तो जाने ही चाहिए। मैं सोने के झुमके नहीं लूंगी, मुझे डायमंड चाहिए। अरे तुम्हें डायमंड नहीं मिलेगा, तुम चिंता मत करो, मैं बात कर लूंगा। ये सही है, अगर सभी कुछ न कुछ मांग रहे तो मैं भी कुछ बड़ा मांग लेता हूँ। लड़की पर जितना ज्यादा प्रेशर होगा, शादी टूटने के चांसेस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर शादी में सभी को गिफ्ट मिल रहा है तो मुझे कार चाहिए मम्मी, और अपने कमरे में कुछ चीजें मैं लिस्ट बनाकर दे देता हूँ। ये हॉल का सोफा सेट बड़ा पुराना हो गया है,
और हमारे कमरे का बिस्तर भी। एक सोफा सेट और एक पलंग तो फिर भी ससुर जी को चाहिए। तू क्या बोलती है चंपा? सभी कुछ ना कुछ ले रहे तो क्या मेरा भी लेना ठीक रहेगा? क्या विद्या, कुछ याद रहता है कि नहीं तुझे? शायद भूल गई तू। मेरी शादी के वक्त कैसे आसपास के सभी घरों के लोग आए थे और मेरी माँ ने सभी को शर्ट पैंट का कपड़ा, लिफाफा, मिठाई, नाश्ता क्या कुछ नहीं साथ में बांध कर दिया था। यहाँ पड़ोसियों को इतना कुछ मिल जाता है। तू तो सास है। एसी, फ्रिज, बहुत सारी चीजें है। सोने का कुछ मांग ले। 2 कंगन तो तेरे हाथ में भी होने चाहिए। और रोके के वक्त लिफाफा मत भूलना। एक चीज तो कहनी पड़ेगी, चाची जी आप ना बड़ी समझदार है। अब किसी को तो समझदार होना पड़ेगा ना बेटा। मैं क्या कह रही थी, मैं तो साथ में चली रही हूँ, इनको भी ले लेती हूँ। बहू को भी लगना चाहिए ना, आस पड़ोस वालों से घर जैसा संबंध है, तभी तो सभी की इज्जत करना सीखेगी, रिश्ते बनाना जानेगी। हाँ हाँ चल, तू साथ में रहेगी तो मुझे याद दिलाती रहेगी कि कौन सा नियम बताना है, वरना मेरे दिमाग से ना निकल जाता है। और इस बार दीदी भी साथ में नहीं है। देख विद्या, बोलना तो नहीं चाहिए। इसके पहले तो दीदी गई थी ना, उस वक्त उन्होंने याद कैसे नहीं दिलाया तुझे? इतनी जल्दबाजी में तूने बुलाया उन्हें। बुलाने की टिकट के खर्चे भी तूने दिए होंगे। मैं जानती थी यही होता है। छोड़, तू फिक्र मत कर, मैं तैयार होकर आती हूँ। मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और इस बार 2 गाड़ियों में गोविंद राम के पूरे परिवार के साथ आसपास के 2-4 लोग भी जाते हैं। ज्यादा रस्में कहाँ है, अभी तो सिर्फ रोका हुआ है। उसके बाद सगाई, फिर एक पूल पार्टी, हल्दी, मेहंदी, संगीत और शादी। इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। सच बताओ तो विकास के लिए सामने से लड़की वाले 30-30, 40-40 लाख रुपए दहेज दे रहे थे। खातिरदारी और गिफ्ट अलग से, पर हमने कह दिया भाई हमें दहेज चाहिए। हाँ, ये लोग कुछ ज्यादा ही नहीं मांग रहे? इतने सारे फंक्शन की तैयारी। चुप रहो तुम। अभी कहीं और शादी करते ना तो वो भी सरकारी परिवार के लड़के से, तो इतना तो करना ही पड़ता। ऊपर से तुम्हारे बेटे के नखरे खत्म ही नहीं होते। आप फिक्र मत कीजिए बहन जी, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारी रिश्तेदारी में पास के लोगों को ही मैं बता रही हूँ ताकि आप पर भी भार ना हो। 21 लोगों के 2100 के लिफाफे बनाइएगा। जेठ जेठानी के 5100 का, सास ससुर का 11,000 का, बाकी दामाद को आपको जो देना है वो आपकी मर्जी। और ये छोटे मोटे गिफ्ट की लिस्ट मैंने बनाकर तैयार कर ली है, बस ये सब करवा दीजिएगा। मैं क्या कह रहा था समधन जी, पर हल्दी मेहंदी ये सब तो आप लोग अपने घर पर करेंगे ना? ऐसे कैसे भाई साहब, वो जमाना चला गया। आजकल लड़का लड़की सारे फंक्शन एक साथ ही करते हैं। विकास बस इंतजार कर रहा था कि किस वक्त स्वाति के घर वाले रिश्ते के लिए ना करे, पर ऐसा नहीं होता। मौका पाते ही विकास स्वाति को एक तरफ ले जाता है। मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। वैसे सबने सोचा था कि पहली मुलाकात में आप मुझे मोबाइल गिफ्ट करेंगे, पर आपने तो मेरा नंबर भी नहीं मांगा। 15-20 मिनट बात करने के बाद दोनों जैसे बालकनी से बाहर आते हैं, विद्या उन्हें देख लेती है। क्या कर रहे थे विकास? मैंने कहा था ना, हमारे में शादी से पहले लड़का लड़की बात नहीं करते। अगर बात करनी थी तो सामने भी तो कर सकता था। अब तो जो बात होनी थी हो गई मम्मी। होने वाली बीवी से 2-4 बातें भी ना करूं क्या? लड़की वालों से अच्छी खातिरदारी करवाने के बाद विद्या वापस निकल पड़ती है। अब तो किसी भी वक्त स्वाति की मम्मी का फोन आ जाएगा और ये शादी कैंसिल हो जाएगी। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो लगा कहीं ये लास्ट तक शादी फाइनल ना हो जाए। जब से आया है तो मुस्कुराया जा रहा है, क्या बात है? और तेरी माँ कह रही थी तो स्वाति को अलग में ले जाकर कुछ बात कर रहा था। क्या बोला तूने? ऐसे हर बार जब भी तू लड़की से बात करता है लड़की वाले रिश्ता तोड़ देते हैं। तो यही तो मैं चाहता हूँ। मेरा मतलब है, होने वाली पत्नी से बात की है मैंने पापा। हमारा रिश्ता तो पहले ही हो चुका है, आप फिक्र मत कीजिए। विकास इंतजार करता रहता है। घर में जब भी कोई फोन बजता वो दौड़ कर भागता, जैसे कि उसकी होने वाली सासू माँ का ही फोन हो। हाँ नमस्ते आंटी जी। जी जी, सारी तैयारियां जोरों शोरों पर है। अच्छा, क्या? ठीक है, मैं मम्मी जी को बता देती हूँ। ये कहकर रेणुका फोन रख देती है। सबकी नजरें रेणुका पर थी। क्या हुआ भाभी, आपके चेहरे का रंग क्यों उड़ गया? स्वाति की मम्मी का फोन था। मम्मी जी वो कह रही थी कि शादी 21 को नहीं 19 को होगी। रिसोर्ट की बुकिंग में गलती से प्रॉब्लम हो गई है, तो हमारे पास अब 15 नहीं सिर्फ 13 दिन है। सब कुछ जल्दी जल्दी करना होगा। रिश्ते के टूटने का इंतजार करता हुआ विकास आखिरकार बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंच जाता है। एक के बाद एक फंक्शन होते जा रहे थे और आज शादी की रात थी। चुपके से विकास दुल्हन के कमरे में पहुंचता है। तुम ठीक तो हो ना स्वाति? जब तुम्हें पता है मैं किसी और से प्यार करता हूँ
तो तुम शादी के लिए क्यों नहीं मना की? जब तुम खुद प्यार करने के बाद इस रिश्ते के लिए मना नहीं कर पा रहे हो तो मैं क्यों मना करूं? तुम्हारे परिवार के हर इंसान ने दहेज को ना कहकर इतना दहेज मांग लिया। सब कुछ तो है, यही तो चाहिए था ना तुम लोगों को। वैसे भी जिस हिसाब से मुंह खोलकर मांगा है तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी फेरों पर ही ना कर देती, पर मैंने ना तो नहीं किया। खुश नसीब समझो अपने आप को। आई एम सो सॉरी स्वाति, मैं सब कुछ मैनेज कर दूंगा। इस फंक्शन में जितने भी पैसे लगे ना तुम लोगों के, मैं वापस कर दूंगा, मेरा वादा है। पर प्लीज शादी के लिए ना कर दो ना। वरमाले की रस्म भी नहीं हुई है, नीचे जाकर कह दो सबसे कि तुम किसी और लड़की से प्यार करते हो, पर हिम्मत नहीं है ना तुम में। तुम जैसे लड़कों के कारण ही दो दो जिंदगियां खराब होती हैं। स्वाति के समझाने पर विकास को समझ में आता है वो कितनी बड़ी गलती कर रहा था। कुछ देर बाद लड़के वाले देखते हैं कि आया हुआ सारा गिफ्ट नौकर उठाकर वापस लेकर जा रहे हैं। अरे भाई ये सब क्या हो रहा है? मैं स्वाति से शादी नहीं करूंगा मम्मी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। और ये जो 4-5 फंक्शन में खर्चे हुए हैं वो सारे पैसे आंटी जी और अंकल जी को वापस कर देना। और ये सारे गिफ्ट, लिफाफे, सब कुछ तुम्हारे दहेज के चक्कर में ही मेरी प्रिया इस रिश्ते को हाँ नहीं कर रही थी। आग लगे तुम लोगों के दहेज को। मम्मी मैं कह देता हूँ, मैं शादी करूंगा तो प्रिया से। ये तो अब बोल रहा है, ये बात पहले बोल देता तो। क्या कर सकते हैं मम्मी जी, पर इस बहाने सारे फंक्शन एंजॉय करने का मजा तो आया। अब आप खर्चा लौटा दीजिए अंकल और आंटी जी को। निशा ने सबको गर्मा गर्म डिनर कराया और सब पेट भरकर खाना खाकर डाइनिंग टेबल से उठने ही वाले थे कि तभी घर की घंटी बजी। इस टाइम कौन आ गया यार, शांति से बैठने में नहीं देते लोग। सुमित देखना जरा, आलोक तो बस आलस फैला रहा है। भाई आप भी जाओ ना, मैं तो हाथ धो रहा हूँ। तुम तो बस बहाने ढूंढा करो, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे कोई भी जाओ, दरवाजा तो खोलो। बाहर वाला घंटी दबाया जा रहा है। मैं ही जा रही हूँ पापा जी, आप लोग प्लीज चिल्लाओ मत। रहने दो निशा, मैं देख लेता हूँ, तुम किचन का समेटो। आलोक ने दरवाजा खोला तो पड़ोसी शर्मा जी हाथ में एक भारी भरकम मिठाई का डिब्बा लेकर खड़े थे। अरे आलोक बेटा, रमेश जी हैं क्या घर पर? अरे शर्मा जी आइए आइए, इतनी रात को कैसे चक्कर लग गया? बहुत बड़ी गुड न्यूज है भाई साहब, बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया है। वाह, ये तो बहुत बढ़िया बात है, बधाई हो शर्मा जी। थैंक यू भाभी जी, बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए। ये लीजिए, मुंह मीठा करिए। अरे वाह शर्मा जी, लड़का क्या करता है वैसे? दुबई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है भाई साहब, बहुत ही सीधा लड़का है। कॉन्ग्रेचुलेशन शर्मा अंकल, पार्टी कब दे रहे हैं फिर? पूरी पार्टी देंगे बेटा, अभी तो बस शुरुआत है, 3 महीने बाद शादी है, कार्ड लेकर आऊंगा। शर्मा जी के जाते ही डाइनिंग टेबल पर डिब्बा खुला जिसमें चमचमाते हुए ताजे मोतीचूर के लड्डू रखे थे। भाई साहब खुशबू देख रहे हो, एकदम असली घी के हैं। सब लोग रुके, अभी अभी सबने पेट भर के खाना खाया है। अरे तो क्या हो गया निशा, शुभ काम की मिठाई को मना नहीं करते। मम्मी जी मना कौन कर रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद खा लेना आराम से। निशा के मना करने के बावजूद उसी रात को सब मिलकर 1 किलो लड्डू का डिब्बा सबने मिलकर चट कर दिया। संडे का दिन था और दोपहर के बने बनाए लंच को छोड़कर आलोक और सुमित ने अपनी पसंद के गर्मा गर्म समोसे मंगवा लिए थे। भाई समोसे वाले के यहाँ संडे को इतनी भीड़ थी ना कि आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा। कोई बात नहीं छोड़े, पर खुशबू से लग रहा है कि समोसे एकदम क्रिस्पी और कड़क है। सुमित ये क्या बदतमीजी है, किचन में दाल चावल सब्जी रोटी सब रेडी रखा है। अरे भाभी दाल चावल तो रोज ही खाते हैं, संडे को कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। हाँ निशा, संडे के दिन इतना मत चिल्लाया करो, वैसे भी गर्मा गर्म समोसे देखकर किसका मन नहीं डोलेगा। बाहू अब आ ही गए हैं तो खा लेने तो बच्चों को, खाना रात को खा लेंगे। जरा 2 समोसे इधर भी बढ़ाना, समेत चटनी थोड़ी ज्यादा डालना। पापा जी आप भी इन लोगों को बिगाड़ रहे हो, फिर पेट में प्रॉब्लम होगी तो मुझे मत बोलना। भाभी संडे को नो लेक्चर प्लीज, आज सिर्फ चीट डे मनाओ और एंजॉय करो। सही बात है, संडे को डाइट और रूटीन की बातें करना बिल्कुल मना है। ये समोसे वाकई बहुत टेस्टी हैं, संडे का मजा आ गया। सुमित अपने पापा को एक और समोसा दे दो, वो कब से मांग रहे हैं। मम्मी जी आप लोग अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं, बस खाने में लगे रहते हो। तुम तो बस कमी ढूंढती रहती हो, कभी खुद भी एक बाइट लेकर देखो, गुस्सा शांत हो जाएगा। छोड़ो भाई, भाभी को तो बस हमारी खुशियों में पानी फेरना अच्छा लगता है। उसी दिन दोपहर के ठीक 3 बजे थे और सुमित ने बाहर आए टिक्की छोले वाले से 2 प्लेट टिक्की और पास्ता भी पैक करवा लिया था। भाई भाई जल्दी आओ, टिक्की वाला बाहर ही खड़ा था, एकदम गर्मा गर्म लेकर आया हूँ। अरे वाह, पास्ता भी लाया है क्या? सुमित तू तो आज भगवान बनकर आया है।
तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी 2 घंटे पहले समोसे ठूसे थे सबने। अरे निशा, वो तो सुबह का नाश्ता था, अब 3 बज गए हैं तो थोड़ी भूख तो लगेगी। मम्मी जी, दोपहर के 3 बजे कौन सा लंच या नाश्ता होता है? ये सब बेटाइम का कचरा है। बहू, बाहर की खुशबू इतनी तेज थी कि कमरे तक आ रही थी, पैर अपने आप खींचे चले आए। निशा, तुम इतनी टेंशन क्यों लेती हो? संडे को वैसे भी सबका रूटीन थोड़ा ऊपर नीचे हो ही जाता है। सही बात है भाई, और ये पास्ता तो इतना टेस्टी है कि इसे मना करना पाप है। सुन लो सब लोग, अगर यही हाल रहा ना तो मैं शाम का खाना बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। किचन बंद है आज। अरे ऐसा मत करो बहू, रात को तो भूख लगेगी ही ना, तब क्या खाएंगे हम? हाँ बहू, गुस्सा थूक और सुमित थोड़ी सी टिक्की मेरे लिए भी बचा देना, मैं बस हाथ धोकर आया। तुम तो बस बात बात पर स्ट्राइक पर चली जाती हो निशा। संडे को तो कम से कम रेस्टोरेंट वाला फील लेने दो। बिल्कुल भाई, मंडे से तो फिर वही बोरिंग ऑफिस और वही दाल रोटी खानी है। तो जाओ और रोज रेस्टोरेंट में जाकर रहो, इस घर को धर्मशाला मत समझो। शाम के 6 बजते ही आलोक और सुमित सोफे पर बैठकर मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन फूड डिलीवरी के डिस्काउंट ऑफर्स चेक करने लगते हैं। सुमित देख जरा, इस नए कैफे पर 50% का डिस्काउंट मिल रहा है। प्रोमो कोड क्या है? भाई कोड है संडे फिस्ट। पर अगर भाभी को पता चला तो वो हमारा खून कर देगी। मैं सब सुन रही हूँ आलोक, अभी दोपहर का खाना वैसे का वैसे ही फ्रिज में रखा है, तुम लोग फिर से ऑर्डर करने की सोच रहे हो? यार निशा, हम तो बस देख रहे थे, वैसे भी इतना बड़ा ऑफर बार बार नहीं मिलता, पैसे बच रहे हैं हमारे। हाँ भाभी, मार्केट में नया बर्गर आया है, सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, एक ट्राई तो बनता है। कौन सा बर्गर है बेटा, जरा हमें भी दिखाओ, उसमें आलू टिक्की है या पनीर? पनीर वाला मंगाना सुमित, और हाँ साथ में वो क्या बोलते हैं, फ्रेंच फ्राइज होते हैं ना, वो भी ऐड कर लेना। पापा जी, आप भी इन बच्चों के साथ मिल गए, आप भूल गए कि आपकी लास्ट मेडिकल रिपोर्ट कैसी आई थी? अरे बहू, हफ्ते में 1 दिन तो डॉक्टर भी अलाउ करता है, इतना मत डराया करो। देखो निशा, पापा भी हमारी साइड है, अब तो ऑर्डर करना ही पड़ेगा, मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, कर लो ऑर्डर, पर याद रखना रात को अगर पेट में दर्द हुआ ना तो कोई मुझे पानी देने के लिए भी मत कहना। भाभी, आप तो हमेशा नेगेटिव ही सोचती हो, हम इतने स्ट्रॉन्ग है कि पत्थर भी पचा ले। लो भाई, ऑर्डर प्लेस हो गया, 20 मिनट में डिलीवरी बॉय आता ही होगा। तुम लोग अपनी इस जीप के चक्कर में एक दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगे, लिख कर ले लो। तभी डाइनिंग टेबल पर मेहमानों के लिए रखी पुरानी नमकीन के पैकेट पर आलोक की अचानक नजर पड़ गई। अरे, ये मिक्सचर का पैकेट यहाँ कब से रखा है? इसे भी ओपन कर लेते हैं। आलोक, इसे छूना नहीं, वो मेहमानों के लिए रखी पुरानी नमकीन है, उसे अभी रहने दो। क्यों भाभी, खराब हो गई है क्या? खराब होने से पहले इसे पेट में डालना ही सही सॉल्यूशन है। नहीं, खराब नहीं हुई है, पर अभी तुम लोगों ने टिक्की और पास्ता खत्म किया है। तो क्या हुआ, नमकीन तो बस चलते फिरते स्नैक्स की तरह है, इसे तो कभी भी खा सकते हैं। बिल्कुल भाई, ये तो मुंह का टेस्ट बदलने के लिए बेस्ट है, लाओ पैकेट मुझे भी दो। सुमित, तुम पूरा पैकेट अकेले ही चबा गए, तुम्हें जरा भी अजीब नहीं लगता? भाभी, नमकीन तो कुरकुरी है, इसे खाने में कैसी शर्म, डिब्बा खाली करना हमारा फर्ज है। हाँ निशा, सुमित ने बिल्कुल सही कहा, वैसे भी खुली नमकीन सील जाती है और फिर फेंकनी पड़ती है। वाह भाई वाह, नमकीन के साथ संडे का कोटा पूरा हो गया, आप कुछ और मत दिखाना। चलो अब सब लोग आराम करो, बहुत खा लिया आज, रात को बस हल्का फुल्का ही लेंगे। सुमित, तुम्हारा पेट है या डस्टबिन, जो घर का सारा फालतू सामान इसमें खाली करना जरूरी है? भाभी, डस्टबिन मत बोलो, ये तो हमारा टैलेंट है कि हम घर की किसी भी चीज को वेस्ट नहीं होने देते। बिल्कुल सही छोड़े, वेस्टेज से बचाना तो हमारी आदत है, निशा को तो बस कमियां निकालनी है। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, बस खाते रहो 24 घंटे। मंडे सुबह जब ऑफिस जाने का टाइम आएगा तब देखना। सोमवार की सुबह होते ही उठपटांग खाने का नतीजा सामने आ जाता है और घर के तीनों मर्दों का पेट खराब होने के कारण सब बेड पर कराने लगे। ओफो भाई, मेरे पेट पे तो बहुत तेज दर्द हो रहा है, मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अबे चुप कर सुमित, यहाँ मेरी खुद की जान निकली जा रही है, रात से 10 चक्कर काट चुका हूँ। अरे कोई डॉक्टर को बुला भाई, ये संडे की टिक्की तो जान लेकर ही छोड़ेगी। बहू, जरा जल्दी से डॉक्टर साहब को फोन लगाओ, इन तीनों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। मैं तो पहले ही बोल रही थी कि मत ठूसो इतना कचरा, पर मेरी सुनता ही कौन है इस घर में? यार निशा, अब लेक्चर मत सुनाओ प्लीज, पहले डॉक्टर को बुलाओ, बहुत तेज मरोड़ उठ रही है। भाभी, अब जो हो गया सो हो गया, इस प्रॉब्लम का जल्दी से कोई सोल्यूशन निकालो। सोल्यूशन डॉक्टर ही निकालेंगे, तुम लोग बस लेटे रहो और अपनी टिक्की को याद करो। डॉक्टर ने घर आकर सबकी नब्ज देखी और थर्मामीटर चेक करने के बाद दवाई का पर्चा लिखना शुरू कर दिया। आप तीनों ने कल ऐसा क्या खा लिया था जो पेट का ये हाल हो गया है? डॉक्टर साहब पूछिए मत,
कल पूरे दिन इन लोगों ने समोसे, टिक्की, पास्ता और पुरानी नमकीन सब पेट में ठूस लिया था। ये तो होना ही था, इतना तला भुना और बेटाइम खाओगे तो बॉडी झेल नहीं पाएगी। भयंकर डिहाइड्रेशन हुआ है। डॉक्टर साहब, इनका कोई टाइम टेबल नहीं है, जब देखो तब इनका फूड फेस्टिवल चलता रहता है। डॉक्टर साहब, आप इसकी बातें मत सुनो, बस कोई ऐसी हैवी दवाई ले दो जिससे दर्द में तुरंत आराम आ जाए। कोई हैवी दवाई नहीं मिलेगी, 2 दिन तक सिर्फ ORS का पानी पीना है और बिल्कुल लाइट खाना है। डॉक्टर साहब, 2 दिन तक बिना खाए तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। अगर बाहर का कुछ भी खाया तो सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है। 1 हफ्ते बाद सब थोड़े ठीक हुए ही थे कि तभी 65 पार के डायबिटिक सास ससुर ने घर में चुपके से देसी घी की इमरती मंगवा ली। भगवान, जल्दी से पैकेट खोलो वरना बहू आ जाएगी तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। हाँ, मैं फटाफट निकालती हूँ, खुशबू तो बहुत ही जबरदस्त है इसकी। डॉक्टर की दवाइयाँ खा खा कर मुंह का टेस्ट बिल्कुल कड़वा हो गया था, आज तो मजा ही आ जाएगा। आप 2 खाइए, 2 मैं खाती हूँ, बाकी की सुमित के कमरे में छुपा देते हैं। अरे छुपाने की क्या जरूरत है, सीधे पेट में डालो, गरम गरम इमरती का मजा ही कुछ और है। धीरे बोलिए, आपकी आवाज सुनकर निशा किचन से बाहर आ जाएगी। अरे आने दो, 1 हफ्ता हो गया खिचड़ी खाते खाते, अब और बर्दाश्त नहीं होता। ये हुई ना बात, चलो जल्दी से खत्म करते हैं इसको। निशा ने कमरे में आकर दोनों को इमरती खाते देख लिया और वो अपना सिर पकड़कर उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों हाथ जुड़वा लो मुझसे। आप दोनों डायबिटिक हो, क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो? बहू, तुम हर बात में टेंशन मत लिया करो, 1-2 इमरती खाने से शुगर ऊपर नीचे नहीं होती। पापा जी, अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है आपकी बीमारी को, ये बिल्कुल नहीं पचेगा आपसे। अरे बहू, अब आ गई तो क्या फेंकते कैसे? इतनी महंगी मिठाई को वेस्ट करना पाप होता है। तो खराब होने के डर से आप अपनी तबीयत खराब कर लोगे और फिर हजारों की दवाइयाँ खाओगे। बहू, अभी भी इस उम्र में नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? और शरीर को कुछ अंग भी तो लगना चाहिए ना। ये अंग नहीं लग रहा है पापा जी, ये आप खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। ठीक है बहू, अब आगे से नहीं मंगवाएंगे, बस आज खा लेने दो। इमरती का असर रात होते ही रंग लाया और सास ससुर को भयंकर लूज मोशन शुरू हो गए, जिसके चक्कर में पूरा घर रात भर सो नहीं पाया। अरे सुनते हो जी, जल्दी निकलो टॉयलेट से, मेरी तो जान आफत में फंसी है, पेट में मरोड़ उठ रही है। अरे रुक जाओ कमला, बस 2 मिनट में बाहर आ रहा हूँ, पेट में भयंकर मरोड़ उठ रही है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। आप पिछले आधे घंटे से अंदर ही बैठे हो, मेरी यहाँ हालत खराब हो रही है, जल्दी करो। हाँ, बस आ गया, तुम इतनी जोर से चिल्लाओ मत, बहू बेटा जाग जाएंगे। मम्मी जी, पापा जी, रात के 3 बज रहे हैं, आप दोनों ने पूरे घर को जगा रखा है, क्या हुआ? क्या बताऊं बहू, रात से 10 चक्कर काट चुकी हूँ, पेट में अजीब सा दर्द हो रहा है। मैंने तो शाम को ही कहा था कि मत खाओ इमरती, पर आप दोनों को तो मेरी बात मजाक लगती है। ओफो निशा, मेरे पेट में भी कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे भी जाना पड़ेगा, तुम लोग हटो यार सामने से। भाई तुम लोग बाहर आओगे तो मेरा नंबर आएगा, यहाँ तो रात के 3 बजे टॉयलेट के बाहर लाइन लगी हुई है। सुबह तो चुप कर, तेरी वजह से ये सब हुआ है, तू ही समोसे और टिक्की लेकर आया था। भाई मैंने तो संडे को खिलाया था, कल की इमरती में मेरा कोई हाथ नहीं है, पापा से पूछो। अरे भाई तुम दोनों लड़ना बंद करो, पहले मुझे दोबारा जाने दो वरना यही गड़बड़ हो जाएगी। देख लिया ना इमरती को अंग लगाने का नतीजा, अब भुगतो तो सबके सब, पूरी रात किसी को सोने नहीं दिया। बहू अब डांटा बंद करो, कोई अच्छी सी दवाई निकालो अलमारी से, हालत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी के मारे पैर नहीं उठ रहे हैं, कोई ORS का घोल बना दो। अब ORS ही पीना पड़ेगा, पूरी रात टॉयलेट के चक्कर काटोगे तो यही हाल होगा। निशा प्लीज बातें कम करो और किचन से दवा लेकर आओ। सुमित तू पीछे हट, पहले मैं जाऊंगा। सुबह होते ही डॉक्टर को दोबारा बुलाना पड़ा और उन्होंने इस बार कड़ा रुख अपनाते हुए पूरे परिवार को 1 हफ्ते के लिए सिर्फ दलिया और खिचड़ी पर डाल दिया। मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते ही वार्निंग दी थी, लेकिन आप लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। डॉक्टर साहब, इन लोगों ने मेरी एक नहीं सुनी और चुपके से देसी घी की इमरती मंगाकर ठूस ली। बहुत बढ़िया, अब अगले 1 हफ्ते तक इस घर में सिर्फ सादा दलिया और बिना तेल की खिचड़ी बनेगी। डॉक्टर साहब 1 हफ्ता सिर्फ खिचड़ी, हम तो वैसे भी कमजोरी से मर जाएंगे, कुछ तो रहम करो। अगर बाहर का एक दाना भी पेट में गया तो इस बार सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करके ड्रिप चढ़ानी पड़ेगी। डॉक्टर साहब थोड़ी सी तो छूट दे दो, कम से कम खिचड़ी में अचार या पापड़ तो खाने दो। ऐसे कैसे निकलेंगे? बिल्कुल नहीं, सिर्फ उबली हुई खिचड़ी, नो अचार नो पापड़, चुपचाप खाइए और दवा लीजिए वरना भुगतने के लिए रेडी रहिए। ये तो खिचड़ी जेल की सजा से भी बदतर हो गई भाई।
रमेश जी चुपचाप खा लो, वरना सच में डॉक्टर हॉस्पिटल में भर्ती कर देगा। मुझे सुई से बहुत डर लगता है। यार निशा, इस खिचड़ी में नमक तो ठीक से डाल दी थी, एकदम उबली हुई घास जैसी लग रही है। आलोक चुपचाप खा लो, ज्यादा नखरे मत दिखाओ, बीमारी में भी तुम्हें टेस्ट चाहिए। भाभी मेरा तो मन कर रहा है कि इस खिचड़ी को डस्टबिन में फेंक दूं, बिल्कुल भी नहीं खाई जा रही। सुमित, अगर फेंकने की सोची भी ना तो रात को भूखे सोना पड़ेगा, समझ गए? बहू सही कह रही है सुमित, चुपचाप खा ले, अपनी ही गलती का नतीजा है ये सब। हाँ, कल तो बड़े मजे से इमरती खा रहे थे, अब एक हफ्ता ये यज्ञ झेलना ही पड़ेगा। निशा की मम्मी का फोन आया तो निशा ने फोन उठाते हुए अपना पूरा गुब्बार निकालना शुरू कर दिया। हाँ निशा बेटा, सब कैसे हैं वहाँ? सबकी तबीयत कैसी है? सब ठीक तो है ना? मम्मी पूछो मत, इस घर के लोगों ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। एक हफ्ते से सब शांत बैठे हैं। क्यों बेटा, क्या हुआ? फिर से कुछ उल्टा सीधा खा लिया क्या इन्होंने? कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या? हाँ मम्मी, पेट को तो इन लोगों ने कचरे का डिब्बा समझ रखा है, मना करो तो सुनते ही नहीं है, अब अपनी मनमानी करते हैं। अरे अरे, इस बार क्या मंगा लिया सास ससुर ने? वो भी अभी पिछले हफ्ते ही ठीक हुए थे ना। बुढ़ापे में इमरती को अंग लगाने चले थे दोनों, अब हालत ये है कि सब पोकने पे पोकने जा रहे हैं। अरे बाप रे निशा, ऐसा मत बोलो, वो तुम्हारे बड़े हैं पर सच में बहुत फनी है। सच बोल रही हूँ मम्मी, पूरा घर टॉयलेट के चक्कर काट रहा है, अब जाकर अकल ठिकाने आई है सबकी, सब चुपचाप बैठे हैं। चलो अच्छा है, इसी बहाने उनके पेट को थोड़ा आराम मिलेगा, तुम ज्यादा परेशान मत हो। परेशान क्यों ना हो मम्मी, सुबह से शाम तक सिर्फ खिचड़ी और दलिया बना रही हूँ, मेरी तो कमर टूट गई है। कोई बात नहीं बेटा, 2-3 दिन की और बात है, सब ठीक हो जाएंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। इन्हें कभी समझ नहीं आएगा मम्मी, ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है, देखना थोड़े दिनों बाद फिर से शुरू हो जाएंगे। अच्छा बाबा, गुस्सा मत कर, अब सब शांत है तो तू भी थोड़ा रिलैक्स कर। हाँ मम्मी, अभी तो सब चूहे की तरह अपने अपने कमरों में दुबके हुए हैं, मैं फोन रखती हूँ। आधी रात को निशा की अचानक नींद खुली तो उसने देखा कि आलोक बेड पर नहीं है, और जब वो किचन पर गई तो आलोक फ्रिज खोलकर ठंडी कोल्ड ड्रिंक घटाघट पी रहा था। आलोक, ये क्या बदतमीजी है, आधी रात को फ्रिज खोलकर कोल्ड ड्रिंक क्यों पी रहे हो? दिमाग खराब है क्या? अरे निशा, तुम डरा दिया यार तुमने तो, मैं तो बस पानी पीने आया था यहाँ पर। पानी पीने आया था तो ये हाथ में कोल्ड ड्रिंक की बोतल क्यों है, और वो भी इतनी ठंडी, सीधे मुंह से लगा रखी है? वो एक्चुअली पेट में बहुत ज्यादा गैस बन रही थी तो सोचा इसे पीने से एक अच्छी सी डकार आ जाएगी और पेट साफ हो जाएगा। डॉक्टर ने कोल्ड ड्रिंक के लिए साफ मना किया है ना, तुम्हें अपनी सेहत की जरा भी फिक्र नहीं है, फिर बीमार पड़ना है क्या? यहाँ निशा फ्रिज में रखी थी, खराब हो जाती ना, नहीं पीते तो वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने सोचा खत्म कर दूं। तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे, बीमारी में भी तुम्हें चीजें खराब होने की टेंशन है, अपना पेट खराब कर लोगे पर